नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनु गोदियाल आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 37 के बारे में। 37 का उत्तराखंड ऑलरेडी अपलोडेड है। आई होप सो आप लोगों ने जो है विजिट कर लिया होगा। जिन विद्यार्थियों ने मान लीजिए अभी तक नहीं देखा है पार्ट 1, तो 37 के पार्ट 1 को भी इससे पहले जो है देख लीजिएगा। उसके बाद 32 का जो पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग हिंदी, जीएस, साथ में कंप्यूटर एंड रीजनिंग का पार्ट देखते हैं, वो हम लोग जो है इस क्लास में कंप्लीट करने वाले, राइट। तो ठीक है, बात करते हैं सीधे आज के पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि भाषा का आरंभ किससे होता है। अब देखो, ये सवाल बिल्कुल बेसिक आपको नजर आ पा रहा होगा कि भाषा का आरंभ किससे होता है। तो भाषा का जो आरंभ होगा वो किससे होगा? ध्वनि से होगा, राइट। जैसे अभी मैं कुछ कह रहा हूं तो ये क्या है? ये भाषा है। और ये आप लोग सुन पा रहे हो, तो भाषा को मैं किस तरीके से डिलीवर कर पा रहा हूं, वो है ध्वनि के माध्यम से। जब हम किसी भी ध्वनि की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वर्णमाला के भीतर, या आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि हिंदी जो है उसके भीतर जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है, आप ऐसे कह सकते हैं भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है वो क्या है? वो है ध्वनि। और जब उसी भाषा की मौखिक इकाई को हम लोग लिख लें तो तब हम ये कह सकते हैं कि भारत की सबसे छोटी, भारत नहीं सॉरी, भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है तो वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी हमारे पास में वर्ण। जब इन वर्णों को हम लोग सार्थक स्वरूप में व्यवस्थित करते हैं तो उसी जो है सार्थक व्यवस्थित रूप को, वर्णों के सार्थक व्यवस्थित रूप को हम लोग क्या नाम देते हैं? शब्द देते हैं। अब शब्द में जैसे क्या आता है, जैसे मैंने लिखा मान लीजिए कमल, तो ये क्या है? हमने क वर्ण जोड़ा, म वर्ण जोड़ा, ल वर्ण जोड़ा, तो इससे क्या बना? एक शब्द बना कमल। और जब इसी शब्द को हम किसी वाक्य में प्रयोग में लाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पद। यानी कि शब्दों को जब किसी वाक्य में व्यवस्थित रूप से जो है रखा जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि कमल कीचड़ में खिलता है, तो ये एक पूरा वाक्य बना, कमल कीचड़ में खिलता है। तो अब इसमें क्या है? इसमें जो है यहाँ पर अलग अलग जो है पद आए हैं। तो पद का मतलब देखो, शब्द के उस व्यवस्थित रूप से है जहां पर उसको वाक्य में रखा जाए, राइट है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या मिला हमें? ध्वनि। यानी कि भाषा का आरंभ जो है सबसे छोटी इकाई ध्वनि से माना जाता है। तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव शब्द कौन सा होगा? मुक्का, मिट्टी, मौत या फिर जो है मुट्ठी। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मुष्टि है, मुष्टि का मतलब क्या है? मुट्ठी से, राइट। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें मुक्का का, देखो कुछ अलग नहीं आता, मुष्टि एक तरीके से मुक्का भी हो सकता है, राइट। लेकिन मिट्टी जो है, तो इस मिट्टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो कई सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर इसको मृदा लिखते हैं, लेकिन नहीं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? मृत्तिका। मिट्टी का क्या हो जाएगा? मृत्तिका। कौन सा? तत्सम स्वरूप हो जाएगा। और मौत का तत्सम स्वरूप क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। तो इस मींस कि इसका राइट आंसर जो था मुष्टि का, वो था ऑप्शन नंबर डी, मुट्ठी विल बी द राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अर्थ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य का प्रकार नहीं है। अब आप देखो जरा ध्यान से, जब हम लोग वाक्यों के प्रकार पढ़ते हैं तो वाक्यों के प्रकार हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं सर जी? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है सरल वाक्य, जिसको साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा आता है मिश्र वाक्य, और तीसरा जो आता है उसको कहते हैं हम लोग संयुक्त वाक्य। ऐसा ही अर्थ के आधार पर भी कुछ वाक्य होते हैं, जिसमें से वाक्यों के कुल कितने भेद होते हैं? 8 प्रकार होते हैं, राइट। अब इन 8 में क्या आता है? देखो, इसमें विधानवाचक भी आता है, इसमें संदेश सूचक भी आता है, इसमें जो है, अब आप बताइए कि विस्मयादिबोधक आता है। हाँ जी, विस्मयादिबोधक भी आता है। लेकिन कहीं भी हमने आज तक अर्थ सूचक या अर्थवाचक नहीं पढ़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका प्रकार नहीं होगा। अब सवाल ये पूछा जाएगा आपसे कि सर जब आपने कहा 8 प्रकार है, राइट, होल्ड ऑन, तो एक ये हो गया, दूसरा विस्मय हो गया, तीसरा संदेह हो गया। अब चौथा इसमें क्या आता है? जैसे प्रश्नवाचक। पांचवा हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें? भाई हम लोग आज्ञा भी तो देते हैं, तो क्या आज्ञावाचक इसमें नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। छठवां क्या आ सकता है इसमें? सर जहां पर निषेध होने की बात होती हो, जहां पर नाय मनाही की बात होती हो, तो वहां के लिए क्या आता है? वहां के लिए आता है निषेधवाचक, राइट। इसके अलावा हमारे पास में आता है संकेतवाचक। क्या हमारे पास एक और जो है वाक्य का भेद बनता है, तो दैट इज संकेतवाचक। और एक और जो लास्ट में आता है, बताइए कौन सा छूटा इसमें? आप लोग की इच्छा पर छोड़ रहा हूं भाई, क्या छूटा इसमें?
तो अंत में आता है हमारे पास में इच्छावाचक। तो इट मीन्स कि टोटल जो है यहाँ पर अगर हम भेद की बात करें तो भेद के रूप में जो है वाक्य के कुल कितने 8 भेद हो सकते हैं अर्थ के आधार पर। और अगर हमसे रचना पूछता तो 3 आधार पे हो जाते। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। अब यहां जरा देखो सपना क्या है, राइट क्वेश्चन मार्क। सवाल पूछा है सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। अब इसमें आपने बताना कि ये जो नयन सेज है इसमें कौन सा अलंकार है। देखो पहचान हो गई, एक योजक चिन्ह आ गया। और मैंने कहा था एक ऐसा अलंकार जिसके बीच में जो है योजक चिन्ह लगा हुआ हो तो उसमें कौन सा आएगा सर? उसमें रूपक अलंकार आएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चरण कमल बंदो हरिराई। तो उसमें सब क्या आ रहा है? उसमें आ रहा है रूपक अलंकार। अनुप्रास में इससे पहले वाले में सारे भेद बता रहा हूं जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, ये अनुप्रास अलंकार में मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सेट नंबर 36 का पार्ट 2 वाला भाग और सेट नंबर 35 भी देख लो, उनमें मैंने अलंकारों को बहुत डिटेल में बताया। यमक का अर्थ जोड़ा होता है, जहां पर दो शब्द या दो से अधिक बार एक जैसा शब्द आए और हर बार उसका अर्थ बदल जाए। कनक कनकते सोगुनी, 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है। काली घटा का घमंड घटा, तो ये क्या आते हैं यहाँ पर जोड़े में जब शब्द है, यानी 2 बार एक ही शब्द है और हर बार इसका अर्थ बदले। 3 बार भी शब्द आ सकता है, हर बार उसका अर्थ बदल जाएगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां पर हमने कहा कि उपमय में ही क्या हो, उपमान की संभावना हो, और यहाँ पर जानो जनहु मानो मनहु इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। खैर फिलहाल अगर चौथे का राइट आंसर आप लोग खोज रहे हैं तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। कारक के कुल कितने भेद होते हैं जी? देखो गाइस, कारक के कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। क्या मैं हर क्लास में ये लाइन रटवाता रहूं? आप लोगों ने इसकी विभक्ति चिन्ह खुद से लिखनी है। कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने। कर्म की विभक्ति क्या आती है? को। करण की विभक्ति क्या आ जाती है? तो कर्ता ने कर्म को करण से आता है, राइट, या के द्वारा आता है। साधन की बात होती है यहाँ पर, करण से या के द्वारा। मैं अगेन कह रहा हूं यहाँ पर क्या आएगी व्यवस्था, यहाँ पर हम लोगों से जो है साधन की बात होगी। फिर क्या है? संप्रदान को, संप्रदान को। अब को लिख सकते हैं या के लिए लिख सकते हैं। संप्रदान में कुछ देने का भाव होता है, जैसे मान लीजिए राजा ने जो है गरीबों को कंबल दिया, है ना, तो गरीबों को जब कंबल देने की बात आती है तो यहां पर क्या आएगा? संप्रदान को या के लिए आएगा, राइट। फिर क्या था? अपादान से, अपादान से, और अपादान मतलब अलग होने का भाव, क्योंकि से यहां भी आ रहा है, से यहां भी आ रहा है। करण में क्या होता है? साधन की बात होती है, और अपादान में क्या होता है? अलग होने की बात होती है, इसीलिए याद रखना। फिर अपादान की बात क्या आता है मेरे प्यारे साथियों? संबंध आता है, जिसमें का, की, के या रा, री, रे। बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि यहां पर ऐसा कोई परेशानी होगी नहीं। फिर अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण में क्या आता है? तो में आता है, या पर आता है, या पे आता है ना, में पर पे। या फिर लास्ट में क्या आता है? संबोधन, और संबोधन में क्या आता है मेरे साथियों? हे, अरे, अहो, अजी इत्यादि, है ना। जब ये शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां पर संबोधन होता है। तो इस प्रकार से देखें तो कारक के कुल कितने भेद हो गए? 8 भेद हो गए। इस बात को आप लोगों को जो है समझना पड़ेगा, और उम्मीद भी कर पा रहा हूं कि आप लोग जो है इसको समझ भी रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़े भाई क्वेश्चन पेपर पे? 1 मिनट दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, राइट। यहां तक कोई समस्या, किसी को परेशानी लगे, देन माय डियर फ्रेंड्स फील फ्री टू आस्क, है ना जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे? हाँ, 6वां क्वेश्चन देखो, कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आसान है। शनि तो होगा नहीं, क्योंकि शनि देव है, शनि देवी नहीं होती, है ना। शनि देव ग्रह है तो शनि तो पुरुष हो जाएगा, तो ये तो भाई पुल्लिंग है। रुको मेरी बात। जंगल शब्द भी क्या है? ये भी पुल्लिंग है। जंगल जल रहा है या जंगल जल रही है? जंगल कट रहा है या जंगल कट रही है?
हालांकि ये बहुत 100% वाला नहीं होता ये ट्रिक, लेकिन कई बार ये ट्रिक काम आ जाता है हमारा। ठीक है, आप वाक्य बनाओ, है ना। मेला लग चुका है, मेला लगाया गया, मेला लग चुकी है नहीं, मेला लगाई गई नहीं, मेला लगाया गया। लेकिन सभा बुलाई जाती है, बुलाया नहीं जाता। सभा बिठाई जाती है, सभा बैठा नहीं जाता। तो यहां पर हम अगर शब्दों को ऐसे भी बनाए तो सभा में स्त्रीलिंग आ रहा है, और बाकी जितने भी है मेरे प्यारे साथियों वो क्या है, वो पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट आ जाए, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। 7th क्वेश्चन, कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने किसी कथन को हाईलाइट करना है, तो जैसे मैं कहूं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, है ना, फिर उसके बाद जो भी लिखना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के ऊपर क्या लगता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगता है। यानी कई बार ये इकहरा और कई बार ये दोहरा हो सकता है। इकहरा उद्धरण चिन्ह भी होता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह भी होता है। तो इसको हम लोग कौन सा चिन्ह कहेंगे, दैट इज उद्धरण चिन्ह कहेंगे। विवरण चिन्ह आप लोग जानते हैं इस तरीके से नजर आता है, ये वाला जो मैंने बनाया है ये क्या है, उद्धरण चिन्ह है। कोष्ठक मेरे प्यारे साथी जानते हैं इस तरीके से बनता है, और योजक चिन्ह जिसको हाइफन कहते हैं, तो हाइफन चिन्ह ऐसे बनता है। कोष्ठक मत समझना, ये वाला सीधा हाइफन। हाइफन और डैश में क्या अंतर है कि डैश लाइन थोड़ा लंबी होती है और हाइफन यानी योजक चिन्ह की लाइन जो है वो थोड़ा सा छोटी होती है। तो अगर हम लोग के किसी के वाक्यों को जो है क्या करना है, उजागर करना है, उसको उद्धृत करना है, तो उसके लिए क्या आएगा हमारे पास में, उद्धरण चिन्ह आएगा, या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा उसमें जो आ जाएगा। राइट है फ्रेंड्स। चलिए ये देखो मैंने प्रीवियस क्लास में हर एक राइटर के बारे में बता रखा है। निम्नलिखित में से चिदम्बरा किसकी प्रमुख कृति है। याद करो चिदम्बरा के लिए 1968 में उस व्यक्ति को क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब आप आंसर जो है आप लोग समझ गए कि मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं इनमें से। योर ऑप्शन आर माखनलाल चतुर्वेदी साहब, महादेवी वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी, या फिर जो है सुमित्रा नंदन पंत जी। तो आप लोग याद रखना कि जो चिदम्बरा है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। क्या हो गया, चिदम्बरा किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की है। कैसे याद रख सकते हो, देखो चिदम्बरा है ना, तो आप बस यूं याद रखो कि यहां पर जो सुमित्रा नंदन पंत हैं उनके नाम के नंदन में भी आधा न आ रहा है और चिदम्बरा में भी जो है आधा म आ रहा है। हालांकि बहुत अच्छा लॉजिक नहीं, मैं फिर कह रहा हूं इसको, लेकिन थोड़ा बहुत इसको जो है इस तरीके से अगर आप लोग ध्यान रखने का प्रयास करेंगे तो आई होप सो कि थोड़ा बहुत तो भाई कनेक्ट हो पाएगा। राइट, चलिए तो राइट आंसर विल बी टी। अब सर हमें माखन जी भी बताओ, हमें महादेवी भी बताओ, हमें जयशंकर जी भी बताओ। तो मैं फिर इस बात को दोहरा दूं मेरे प्यारे साथियों, प्रीवियस जितने भी हिंदी के पेपर्स हुए हैं हर किसी में मैं डिटेलिंग बता रहा हूं, तो एक दो पुरानी वीडियोस आपको देखना अनिवार्य हो जाता है ना। अब देखो लिमिटेड समय होता है, दूसरी क्लास का टाइम होने को आता है, तो इसलिए मुझे भी कई बार थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ता है। शब्द है जी शामिश, और शामिश का उल्टा आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो शामिश का उल्टा क्या होता है, सदामिश होगा, निरामिश होगा, आमिष हो गया या नैमिष होगा। तो मेरे मुताबिक तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। आप लोग भी बता दीजिए कि इसका सही आंसर जो है हमारे पास में क्या होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, निरामिष विल बी द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, डन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 10, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताओ। अब मृगेंद्र का मतलब क्या होता है जी, मृगेंद्र है इज अ सिनोनिम ऑफ शेर। सिंह जो है, शेर जो है, तो शेर का क्या है, ये पर्यायवाची है। और शेर को या सिंह जो होता है, बाघ जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसी का सिनोनिम एक और है शार्दुल, हमारे शार्दुल ठाकुर, है ना। तो शार्दुल क्या है, ये किसका पर्यायवाची है सर, ये केसरी का पर्यायवाची है, ये पंचानन का पर्यायवाची है, ये वनराज का पर्यायवाची है, और ये सारे पर्यायवाची किसके हैं, दैट इज ऑफ शेर। रही बात हिरण की, कुरुंग की, तो ये दोनों ही जो है किसके आ गए, तो हिरण के आगे। तो हिरण है ना, तो हिरण का क्या आ जाएगा यहाँ पर, कुरुंग और जो है हिरण आ जाएगा। और रही बात अही, तो अही इज अ सिनोनिम ऑफ सर्प, सांप जो होता है, तो सर्प का सिनोनिम क्या होता है, दैट इज अही। तो शार्दुल राइट आंसर किसका आ जाएगा, मृगेंद्र का जो है आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता का मतलब क्या है। तो भाई आप सब इस बात को भली भांति शायद समझते हैं कि अस्मिता का जो राइट आंसर होता है वो क्या आता है, अस्मिता का मतलब पहचान, कि भाई आपकी क्या अस्मिता है, आपकी पहचान क्या है, हमारी अस्मिता खो रही है, पहचान खो रही है। तो राइट आंसर बी लिख लेना। घोष वर्ण कौन सा है, ये जरा मजेदार एक सवाल आ गया कि इनमें से घोष कौन सा है। देखो जरा ध्यान से, दो चीज आती है, एक आती है सघोष जिसको घोष भी कहते हैं, और एक आती है हमारे पास में अघोष। यस एंड नो। देखो अब मैंने आपसे याद करने का तरीका बता रखा है, किसी भी वर्ग के शुरू के दो, जैसे क और ख,
ये क्या आ जाएंगे, सरी आ जाएंगे हमारे पास में अघोष में। और किसी भी वर्ग के लास्ट दिन क ख ग घ और ग, ये क्या आ जाएंगे, किसी भी वर्ग के तीन जो होते हैं लास्ट के वो आ जाएंगे सघोष। तो अब आप कोई भी वर्ग लो, आप च वर्ग लो, आप ट वर्ग लो, आप ता वर्ग लो, आप पा वर्ग लो, हर वर्ग में उसका पहला और दूसरा वर्ण हमेशा अघोष रहेगा और उस वर्ग का जो है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमेशा घोष या सघोष रहेगा, इसी को घोष कहते हैं। अब हमसे क्या पूछा, इसमें से कौन सा है, अब देखो ट ठ, तो ट ठ, ठ दूसरे पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। और साथ में ट ठ अगर पूछेगा तो ये महाप्राण भी है। ऐसे च च छ, तो च आया यानी कि ये क्या है, ये अघोष है, ये क्या है, अघोष है। और बोलने में कम लग रहा है प्राण, च छ, तो च कम लग रहा है यानी कि महाप्राण नहीं, सॉरी, बल्कि क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा मेरे साथियों। राइट, ऐसे यहां देखो म त थ द ध न, प फ ब भ म, प फ ब भ म, तो इसमें किसमें आ रहा है, ये देखो सर ये आ रहा है सघोष में। सघोष क्यों आ रहा है, क्योंकि पंचम अक्षर है, पांचवा अक्षर है, यहाँ देखो लास्ट के पांचवें अक्षर में आता है। प्लस म बोलने में कम लग रहा है समय, तो ये अल्प प्राण का जो है उदाहरण आता है। और क ख क्या है ये, सर पहली बात ये अघोष है और साथ में ख क्या है, महाप्राण है। महाप्राण और अल्प प्राण को याद रखने का तरीका इसी में देखो, क बोलने में कम समय, ख ज्यादा समय, ग कम समय, घ ज्यादा समय, ग कम समय। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है, फिफ्थ जो होता है, ये होते हैं अल्प प्राण के। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण, और जो है दूसरा और चौथा क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का महाप्राण होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 12वें का भी राइट आंसर मिल गया। 13th पे आओ, शुद्ध वर्तनी क्या है, अब ये ऑनलाइन सवाल है। संश्लिष्ट है, संश्लिष्ट है, संश्लिष्ट या फिर संश्लिष्ट, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। 101% इसको सही कर लीजिए। राइट आंसर 13th का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाववाचक संज्ञा है, तो भाई आप लोगों के भाव क्लियर हैं, आप मुझे जो है जल्दी से बताओ कि भाववाचक में क्या सही है, और जवाब मुझे जरा ईमानदारी से देना। सोच लिया, लिख लिया, जान लिया, ठीक है। ईमानदारी जो है आपका भाव है। हिमालय एक पर्वत और एक पर्वत जो है व्यक्तिगत तौर पर आता है। अगर यहाँ पहाड़ पूछा होता तो मैं जाति को दर्शाता। दूध क्या है, तो दूध देखो, दूध हो गया, दही हो गया, ये द्रव्यों में आते हैं, राइट। या तो इसको आप लोग द्रव्य लिख सकते हैं, कि नहीं, तो ये क्या आ जाएंगे, सोना है, चांदी है, ये द्रव्य है, तो ये द्रव्यवाचक आएगा। ये क्या आएगा, द्रव्यवाचक आएगा। सेना क्या है जी, सेना एक जो है समूह को दर्शा रही है, तो ये समूहवाचक है। कई लोग बोलेंगे सेना एक जाति है, नहीं, सेना जो एक समूह को दर्शाएगी तो समूहवाचक जो है यहाँ पर आ जाएगी। सेना है, भीड़ है, इत्यादि है, तो वो जो है समूह में आती है। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है, अरण्य रोदन का मतलब क्या है, अत्यधिक रोना, नहीं, रोने का दिखावा करना, छिपकर रोना या व्यर्थ में रोना। आप लोग जल्दी से आंसर सोचो पहले, क्या इसका आंसर होगा, अरण्य रोदन। तो अरण्य रोदन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यर्थ में ही रोना। यह शब्द कौन सा विशेषण है, भाई देखो यह संख्या में कैसे आ जाएगा, संख्या में तो या तो निश्चित संख्या आएगी या अनिश्चित संख्या होगी, और अगर निश्चित संख्या होगी तो लिखा होगा जैसे 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, और अनिश्चित लिखा होगा तो अनिश्चित में कोई या कुछ लिखा होता है ना, कि भाई गिलास में जो है कुछ पानी बचा है, दरवाजे पर कोई आया है, अनिश्चित है, नहीं पता कौन आया, राइट। ऐसे ही जो है परिमाण, परिमाण में नहीं होगा, परिमाण में माप तोल की जो है बात हो सकती है। कुछ मीटर कपड़ा, समझो मेरी बात, कुछ मीटर कपड़ा है तो उसमें भी जो है कुछ एनॉल आ सकता है, तो वो भी नहीं हो सकता। गुणवाचक में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, गुण धर्म में, है ना, गुणवाचक में तो नहीं आएगा। अब बचा क्या हमारे पास विशेषण में, सार्वभौमिक, सार्वनामिक बचा। तो सार्वनामिक विशेषण मतलब जब कभी कोई विशेषण शब्द वो संज्ञा से भी पहले प्रयोग में आ जाए तो सार्वनामिक हो सकता है। तो राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सार्वनामिक इज द राइट आंसर। हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है, और सिंधु शब्द किस भाषा का है, तो सिंधु शब्द किसका भाषा का है, तो ये क्या आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। राइट हो रहा है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रत्यय से संबंधित नहीं जिसमें इक न लगा हो। अब देखो मार्मिक में मर्म, धन इक, साहित्यिक में साहित्य, धन इक, स्वाभाविक में स्वभाव, धन इक। लेकिन ये जो मालिक शब्द है इसमें ये मत लिखना माल धन इक, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें माल धन इक नहीं आएगा, बल्कि मालिक अपने आप में क्या है, कंप्लीट मूल शब्द है। तो मालिक क्या है, अपने आप में कंप्लीट मूल शब्द है। इसका कोई जो है अलग से कोई क्या कहते हैं इसको,
मूल शब्द तो अलग से होगा नहीं, धातु शब्द से कोई अलग से तो होगा नहीं, तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18th 19th पे आओ मेरे प्यारे साथी। संयुक्त वाक्य क्या है, पहचान देखो, कुछ नहीं करना, इसमें जो है आप योजक देख लीजिए, संयोजक देख लीजिए, संयोजक क्या है, जैसे और, इसीलिए, है ना, अथवा, या, ऐसे शब्द जहां पर आ जाएंगे तो वहां हमारा क्लियर हो जाएगा। वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है, मेरे प्यारे साथियों इसमें सरल वाक्य है। सरल वाक्य की पहचान एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जल्दी कीजिए अन्यथा, अब हो गया, आंसर मिल गया, जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, इसमें संयुक्त है, क्यों, क्योंकि अन्यथा योजक जुड़ गया, संयोजक जुड़ गया, सॉरी। मालिक ने कहा कि अब की जुड़ा कल की छुट्टी रहेगी, तो मुख्य जो उपवाक्य उसी पर आश्रित उपवाक्य बसे हुए हैं, तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ये मिश्र वाक्य है। मोहन भोजन कर रहा था, मोहन है ना भोजन कर रहा था, इसमें क्या आ गया, सरल वाक्य। तो आंसर क्या मिला हमें मेरे प्यारे मित्रों, आंसर मिला ऑप्शन नंबर बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। एंड वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ हिंदी, दैट इज द फिफ्थ फाइनल वन, एंड द 20th क्वेश्चन इज ऑल अबाउट देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में मिलता है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उत्तराखंड नो, मध्य प्रदेश नो, छत्तीसगढ़ नहीं, बिल्कुल नहीं, तो राइट आंसर विल बी गुजरात। गुजरात में जो है आप मान के चलिए राजा जयभट्ट जो था उसके शिलालेख से, कौन है, राजा जयभट्ट जो था, उस राजा जयभट्ट के शिलालेख से हमें एविडेंस मिलता है। तो राजा जयभट्ट के शिलालेख में हमें क्या मिलता है, पहली बार देवनागरी लिपि का प्रयोग जो है वो जानने को मिलता है। सो ये हमारे प्रारंभिक 20 क्वेश्चन थे। आई रियली होप माय डियर फ्रेंड्स कि ये 20 क्वेश्चनों में किसी को कोई ज्यादा तकलीफ होगी नहीं। अगर कहीं पर कंफ्यूजन रहती है देन आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो, आप मुझे जो है प्रश्न पूछ सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले अपने जीएस वाले सेगमेंट की ओर, और जीएस वाले सेगमेंट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ, है ना। पहला सवाल देखो जीएस का क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि विच ऑथर इज क्रेडिटेड विद द कंपोजिशन ऑफ डेसिकल, क्या होता है, तमिल एपिक शिलप्पाधिकरण। चलो कोई बात नहीं, ये क्लासिकल होना चाहिए था ना, बल्कि डेसिकल है ना, तो ये क्लासिकल है, CL है क्लासिकल। किस लेखक को शास्त्रीय तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकरण के लिए जो है जाना जाता है, उसके रचनाकार के रूप में जाना जाता है। कितनी बार बता दिया मैंने आपको कि शिलप्पाधिकरण जो है ये कोवलन और कर्णगी की कहानी है, और कोवलन और कर्णगी के बीच में एक और अन्य कन्या का जो है नाम आता है, जिनका नाम है माधवी। तो माधवी नाम की कन्या जो है वैश्य कन्या, जिससे जो है कोवलन के संबंध स्थापित हुए थे, उनके बारे में पूरी कहानी लिखी है। और ये कहानी लिखने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि वो कौन है, वो है इलांगो एडिगिल। और इलांगो एडिगिल कौन था, ये शैन गुट्टवन का भाई था। ही वॉज द ब्रदर ऑफ शैन गुट्टवन। और शैन गुट्टवन कौन थे जी, सरियक चेर राजा थे। और चेर राजा या चेर शासक जो थे सेना गुट्टवन, इसी को एक टाइटल के नाम से जानते हैं, ही इज कॉल्ड लाल चेरा। इनको रेड चेरा के नाम से या भला चेर कहते हैं, गुड चेरा इनको जो है कहा जाता है। ये वही व्यक्ति हैं सेना गुट्टवन जिन्होंने कर्णगी कल्ट यानी कि कर्णगी वर्शिपिंग स्टार्ट की थी। पत्नी पूजा जिसको कहते हैं, इस पत्नी पूजा की शुरुआत की थी, चेर राजवंश से जो है बिलोंग करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या मिल जाता है हमें, ऑप्शन नंबर बी मिल जाता है। तमिल साहित्यों में शिलप्पाधिकरण जो है प्रमुख साहित्यों के रूप में जाना जाता है, राइट। चलिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया। बहुत बेसिक सवाल है, आई होप सो कि सभी लोगों ने इसका राइट आंसर लिखा है, और वो क्या है, राइट आंसर विल बी द कृष्णा फर्स्ट, है ना। अब देखो राष्ट्रकूट जो राजवंश था, सवाल कई बार ये पूछता है कि राष्ट्रकूटों का जो है संस्थापक व्यक्ति कौन था, तो इनका संस्थापक कौन था, दंती दुर्गा था। और राष्ट्रकूटों की अगर मुझसे राजधानी पूछ लेगा तो आप यकीन मानो इसकी राजधानी क्या लिखेंगे हम लोग, मान्यखेत लिखेंगे। क्या राजधानी थी, मान्यखेत राजधानी थी। कंफ्यूजन कहाँ होती है वो भी सुन लो। सर कैलाश मंदिर जो है ना वो दो जगहों पर मिल जाते हैं, एक तो एलोरा में मिल गया आपको, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, और एक आता है कांचीपुरम का। अगर कांचीपुरम का कैलाश मंदिर पूछेगा तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया। और अगर हमसे जो है कांचीपुरम पूछा तो कांची में कौन सा राजवंश था, कांची किसकी राजधानी थी, पल्लवों की राजधानी थी। तो पल्लव वंशीय राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय जो थे उन्होंने क्या बनाया था, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर बनाया था। दोनों में जो है कंफ्यूजन नहीं रखना है, उस बात को आप लोग क्लियर रहना। चलिए नेक्स्ट आओ। तारीख ए मुबारक शाही इज अ पर्शियन लैंग्वेज हिस्ट्री ऑफ
द दिल्ली सल्तनत हु वाज द ऑथर ऑफ तारीख ए मुबारक शाही। तो हु रोट तारीख ए मुबारक शाही, हिंदी में सुनो, इस व्यक्ति का नाम क्या था? याहिया बिन अहमद सर हिंदी था। और ये जो मैं बात कर रहा हूं सर हिंदी, इसने किसके जो है शासनकाल में, तो याद करो जरा आप लोग, सैयद राजवंश, मुबारक शाह हुआ करता था सैयद राजवंश का राजा, तो उसी मुबारक शाह के बारे में इसने क्या लिखा है, या जो है तारीख ए मुबारक शाही जो है लिखी है। सैयद वंश से बिलोंग करता था। सैयद वंश का संस्थापक याद आ गया, खिज्र खान। और सैयद राजवंश जो था, इनके खिज्र खान जो थे संस्थापक, वो तैमूर लंग का दीपालपुर का पहले गवर्नर रह चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों के सूफी परंपरा के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो समा का अर्थ क्या है बताओ, ये एक साथ लिख दिया। इसका अर्थ है रेसिटेशन ऑफ सेक्रेड सॉन्ग्स, यानी कि जो पवित्र गीतों का पाठ होता था किसमें, सूफीज्म में, तो उसको क्या कहते थे? समा कहते थे। जैसे जिक्र आता था, चैंटिंग ऑफ नेम, है ना, ऐसे व्रत आता था, फास्टिंग आता था, पिनांस आता था, पीर मुरीद आता था। पीर का मतलब क्या होता था? रिलीजियस गुरु। मुरीद का मतलब होता था उसके शिष्य, उसके डिसाइपल्स, राइट। तो ऐसे एक शब्द हमारे पास में आता है क्या? समा। सूफिज्म की शुरुआत भारत में चिश्ती सिलसिले से मानी जाती है। आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। लगभग 1192 के आसपास में चिश्ती सिलसिला भारत आया था। उस समय आपको याद होगा कौन भारत आया था? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के साथ चिश्ती सिलसिला आया और मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनको प्रारंभ करता माना जाता है भारत में सूफिज्म को लेकर, जिनकी दरगाह जो है कहां पर है? मजार ए शरीफ के नाम से अजमेर में है, जो है ख्वाजा क्या बोला मैंने? मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें, राइट। तो सूफिज्म की शुरुआत इस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। धर्म दीन इलाही, यानी कि जो समन्वयी धर्म था दीन इलाही, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, इसकी स्थापना किसने की? तो ये कोई सवाल पूछने वाला है? आप लोग खुद देखो, दीन इलाही कौन इंट्रोड्यूस किया था? अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। और अब आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं, लेकिन गलत बात है, आप सवालों के आंसर्स नहीं लिखते हैं कि अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत कब की थी। कहते हैं कि दीन इलाही में कुल मिलाकर 21 लोग हुआ करते थे, जिसमें से 20 मुस्लिम्स और एक हिंदू था। एंड द ओनली हिंदू वाज हु? याद हो गया, दैट वाज बीरबल। साथ में यहाँ पर जो है जैसे अबुल फजल हुआ करते थे, है ना, जैसे हम लोगों ने अभी अभी नाम लिया है ऑफ बीरबल, तो बीरबल इसमें पुरोहित की भूमिका में भी आ जाता था। सॉरी, पहला व्यक्ति था जो था पुरोहित, तो इनका अबुल फजल हुआ करता था ना। तो ये राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। राम मियां मल्हार का सृजन किसने किया है? एंड योर ऑप्शंस आर तानसेना, पंडित जसराज, मीराबाई या आमिर खुसरो। तो किसने स्टार्ट किया राम की मियां मल्हार? तो राम की मियां मल्हार की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई है? वो की गई है मीराबाई के द्वारा। तो राइट आंसर इसका क्या लिख लेंगे हम लोग? मीराबाई विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 66, है ना। कहीं पर डाउट सा लगेगा पूछ लेना। इसके अलावा इन्होंने राम गोविंद लिखी है, राग सोरठा लिखा है, रुक्मणी मंगल लिखा है। किसकी बात चल रही है? बात चल रही है यहाँ पर मीराबाई जी की। तानसेन, जिसको रामतनु पांडे के नाम से ओरिजिनली जानते थे, तानसेन जिसको अकबर ने कंठ भरण वाणी विलास का टाइटल दिया था, तो ये अकबर के जो है 9 रत्नों में से क्या था? एक था, जिसको 9 रत्न कहते हैं। अमीर खुसरो दिल्ली के 8 शासकों का शासन देखने वाला व्यक्तित्व था। बलबन के समय इसका राइज होता है। और अमीर खुसरो बहुत प्रसिद्ध है किस रूप में? तोता ए हिंद के नाम में, विद द नेम ऑफ पैरट ऑफ हिंद। तो तोता ए हिंद भी जो है इसी व्यक्तित्व को कहते हैं। 67 पे आओ। आपने सही क्रम में इसको लगाना है। चलो लेट्स सी क्या इसका सही क्रम जो है बन पाता है। लखनऊ समझौता कब हुआ था जी? सर ये 1916 में हुआ था, है ना। अंबिका चरण मजुमदार इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और इस समय जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो है बैठक हुआ था, इसीलिए इसको लीग जो है कांग्रेस लीग बैठक के नाम से भी जानते हैं। स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी ने कब की थी? 1923 में। 1922 में गए अधिवेशन में इन्होंने प्रस्ताव रखा था दिसंबर में, और 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी का गठन हो गया था। जलियांवाला बाग मैसेकर भाई भूलने को तो हम चाहते लेकिन भुलाया नहीं जाता, इतना भयानक मंजर जो था, है ना। अभी रिसेंट केसरी 2 मूवी भी आई है, इसी पर आधारित मूवी है। तो ये 13 अप्रैल 1919 की घटना थी, है ना। 13 अप्रैल 1919 की घटना थी। और बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। उसी दिन क्या शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था। याद आ गया ना मेरे साथियों। तो हमसे सही क्रम पूछ रहा था ना, तो किस सही क्रम में पूछ रहा है? देखो सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4 और 2, 1, 3, 4 और 2, 1 दिन 4 और 2। तो राइट आंसर क्या मिल गया हमें इसका? 67 का। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोग जो है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे।
1993 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी सिस्टम या जिसको परमानेंट लैंड सिस्टम भी कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और ये कब आया था? देखो समय भी हो रहा है, जल्दी करते हैं। ये कब आया था? सॉरी, ये जब आया था तो उस समय कौन गवर्नर जनरल के पद की हैसियत पर बैठा हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, माउंटबेटन एंड लॉर्ड रिबन। क्वेश्चंस के ऐसे ऐसे बना रखे ना सॉल्यूशंस कि आप लोग जो है ऑप्शंस देख के पता चल जाएगा। भाई लॉर्ड विलियम बेंटिक आसपास नहीं है इसके, तो जो कॉर्नवालिस था, चार्ल कॉर्नवालिस, इसी व्यक्ति के द्वारा क्या लाया गया था? परमानेंट सिस्टम लाया गया था। परमानेंट सिस्टम में हम लोगों ने इस्तमरारी के नाम से जिसको जाना है ना, या जिसको जमींदारी सिस्टम कहते थे, इसमें मैंने कई दफा कहा है कि इसमें मान लीजिए क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, राइट? ये ईस्ट इंडिया जो है कंपनी है। यहाँ पर कोई किसान भाई है, तो इसको अगर टैक्स पे करना था तो वो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी पे नहीं जाता था, पहले जमींदार के पास जमा करता था टैक्स, और जमींदार अपना कुछ हिस्सा निकाल कर बाकी का किसको दे देता था? कंपनी को दे देता था। और ऐसी व्यवस्था जो हुआ करती थी, इसी व्यवस्था को हम किस नाम से जानते थे गाइस? दैट वाज ऑफ परमानेंट लैंड सिस्टम, राइट? इसी की तरह क्या थी हमारे पास में? रैयतवाड़ी सिस्टम। इसी तरीके से क्या थी हमारे पास में? महलवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम की शुरुआत किसने की थी सर जी? सवाल पूछो, कई बार पूछता है। तो थॉमस मुनरो करके जो व्यक्ति था, थॉमस मुनरो ने इसकी शुरुआत की थी, है ना? 1820 का दौर था। और 1833 में अगर हमसे पूछेगा तो वो महलवाड़ी सिस्टम आ गई थी, और उसकी शुरुआत किसने की थी? तो आप इसको आंसर में लिखोगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, राइट? तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वाटरलू का ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, क्योंकि मैं तो भाई अच्छे ढंग से आपको बता चुका हूं और बताता भी हूं, आई होप सो। 18 जून 1815 को नेपोलियन बोनापार्ट का अंत जिससे हुआ था, एंड नेपोलियन बोनापार्ट कहां से बिलोंग करता है? फ्रांस से बिलोंग करता है। तो फ्रांस या नेपोलियन बोनापार्ट जो थी, उसकी आर्मी ने युद्ध लड़ा था अगेंस्ट कंबाइंड आर्मीज। कंबाइंड आर्मीज किस किस की थी सर? इसमें जो है ब्रिटेन था, रूस था, प्रशिया था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था। तो उनके कंबाइंड सेना से जो है कौन लड़ता है? दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस मीन्स कि ये क्या है? इसके अंत की बात चल रही है, तो वहां पर आपको जो है नेपोलियन के युद्ध के रूप में भी इसको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? डी आंसर हो गया। मैंने करवा रखा आपको 69 क्वेश्चन। 70 था। मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड वेयर? सर मीनाक्षी मंदिर जो है ये तमिलनाडु के मदुराई में है। कहां पर सिचुएटेड है सर? ये तमिलनाडु के मदुराई में सिचुएटेड है। एक और जो सवाल हमसे पूछ लेता है वो ये पूछता है कि मदुराई मंदिर का स्थापना किसने की थी? तो जो कुलाशेखर प्रथम था। कुलाशेखर प्रथम सर किस राजवंश से बिलोंग करता था? पांड्य राजवंश से बिलोंग करता था। तो पांड्य राजवंश के कुलाशेखर फर्स्ट जो थे, उन कुलाशेखर फर्स्ट ने क्या किया था? मदुरई में इस मीनाक्षी मंदिर का जो है निर्माण किया था। तो कुलशेखरन प्रथम के द्वारा इसको क्या किया गया है साथियों? बनाया गया। तो राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी आ गया इसमें, राइट। चलिए, भरहुत स्तूप किस राजवंश से संबंधित है? अब देखो, भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था किसने? पुष्य मित्र सुंग ने। और जब इसका निर्माण पुष्यमित्र सुंग ने किया है, तो विच में से किस डायनेस्टी को बिलोंग करेगा? सर सुंग राजवंश को जो है बिलोंग करेगा। तो भरहुत का राइट आंसर सुंगा। सुंग राजवंश हमारे भारत देश का पहला ब्राह्मण राजवंश है। आप इस बात को भली भांति समझते भी हो, आई होप सो। पुरुषपुर या पेशावर इसकी पहले राजधानी हुआ करती थी, बाद में जो मथुरा इसने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया था। किसने? पुष्यमित्र सुंगा ने। और जिस समय सुंग भारत में शासन कर रहे थे, उसी समय ग्रीकों का भी हमला हुआ था, ऐसी हमें जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर हमें क्या लिखना चाहिए इसका? राइट आंसर लिखने चाहिए सुंग राजवंश। और पुष्यमित्र सुंग जिसने मौर्यों का अंत करके, है ना, बृहद्रथ का अंत करके सुंग राजवंश का गठन किया था। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही क्रम क्या होता है? देखो, शमसुद्दीन पहले नहीं था, छोड़ देना। सबसे पहले रजिया भी नहीं थी, छोड़ देना, दो हटा दो। अब पहला नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है दोनों में। दूसरा रजिया नहीं आ सकती, रजिया किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। तो तीसरा भी गलत हो, दूसरा भी गलत हो गया। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर शमसुद्दीन आराम शाह। पूरा नाम था इसका शमसुद्दीन आराम शाह। पता चले कई लोग बोले शमसुद्दीन, हमने आज तक नहीं सुना। आराम शाह का नाम था, बड़े आराम से याद रखना। और तीसरे नंबर पर आया था कौन? इल्तुतमिश। और चौथे नंबर पर कौन आई थी? रजिया आई थी। 1206 से लेकर 1210 तक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर बीच में आराम शाह थोड़े समय के लिए आया, 1-2 महीने के लिए, हटा दिया गया। इल्तुतमिश ने, बदायूं का जो गवर्नर था उस समय, उसने मार डाला था इसको, जो कि दामाद भी था ऐबक का। तो इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 रूल किया, और 36 से 40 शासन कौन करती है? रजिया करती है। तो राइट सीक्वेंस क्या बन रहा है मेरे प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर बन जाता है।
73 पे आओगे। पुरंदर की संधि कब साइन हुई थी सर? जून 1665 की संधि है। कब की संधि है ये? जून 1665 की संधि है। और ये संधि किस किस के बीच हुई थी? तो शिवाजी महाराज ने जो है ये संधि की थी राजा जयसिंह के, आमेर के राजा जयसिंह जो थे ना, इनके साथ किया था। और संधि के मुताबिक आप लोग जानते हैं छत्रपति शिवाजी के पास पहले जो है बहुत सारे फोर्ट हुआ करते थे, लगभग 35 मजबूत किले थे। उन 35 मजबूत किलों में से 23 जो फोर्ट थे, किला थे, वो औरंगजेब को चले गए, मुगलों को चले गए। बदले में शिवाजी के बेटे छाबा संभाजी महाराज को क्या दिया गया? संभाजी महाराज को दिया गया 5000 का मनसब। लेकिन भाई बातें बिगड़ी हैं, आप लोग जानते हैं कि मनसब देने के बावजूद भी या संधि होने के बावजूद भी हमेशा से मराठा जो है खिलाफ रहे हैं किसके? किसी बाहरी शक्ति के। और बाहरी शक्ति के रूप में कौन भारत में एंटर कर चुके थे? मुगल्स कर चुके थे। तो मुगलों के खिलाफ की जो है ये क्या थी? नीति हुआ करती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 74 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स प्रेस फ्रीडम वाज ग्रांटेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक? कई लोग परेशान हो गए कि सर यहाँ पर तो प्रेस का मुक्तिदाता तो हम लोग किसी और को पढ़ते थे, चार्ल्स मेटकॉफ को पढ़ते थे, तो ये नाम कहां से आ गया? गाइज ये बात चल रही है 1835 की। और 1835 में कौन बैठा हुआ है? लॉर्ड विलियम बेंटिक बैठा हुआ है, जिसने सती प्रथा का अंत किया है, जिसने नरबली प्रथा को समाप्त किया है, जिसके समय 1833 का चार्टर अधिनियम आया है। उस 1833 के अधिनियम के भीतर क्या हुआ था सर? एक विधि आयोग, भारत का पहला जो विधि आयोग था उसका भी गठन हुआ था। इससे ज्यादा अभी क्या जान लेंगे आप लोग, बताओ। तो इसी बेंटिक के द्वारा क्या किया गया था? प्रेस फ्रीडम की जो है शुरुआत भी की गई थी। और ये व्यक्ति जो आएगा वो आप लोग ऑप्शन नंबर डी में लिखना, 1935 में विलियम बेंटिक। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है? सर ये कैसा सवाल है? आसान सवाल है ना। देखो रॉकी माउंटेन्स हो नहीं सकता है, नॉर्थ अमेरिका में है, तो रॉकी तो इधर दूर दूर है, हिमालय जाएगा नहीं, अपलैशियन आएगा नहीं। अब इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? यूराल। एक बार को कॉकेसस भी होता तो शायद मैं कॉकेसस भी लिख लेता, क्योंकि कॉकेसस भी उसी के पास में है। राइट, तो यूराल माउंटेन हो गया या कॉकेसस पर्वत हो गया, वहीं पर है। कैस्पियन सी हो गया, वो भी वहीं पर है। ये जो है बाउंड्रीज क्रिएट करें यूरोप और एशिया के बीच में। लेकिन यहाँ पर आंसर्स के मुताबिक देखें तो यूराल सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग जो है 75 का लिख लेंगे। आप भी क्वेश्चन पढ़ो, मेरे आंसर देने से पहले गेस करो कि आप सही आंसर कर पाओ। कौन सा भारत का राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? अब देखो मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम अभी भी उस पुराने डेटा को लेकर चले, समझ गया ना, तो तब हमें जो है कंफ्यूजन हो सकती है। कंफ्यूजन तो खैर तब भी नहीं थी, तब भी गुजरात था, आज भी गुजरात है, आंसर सुन लो चलो। लेकिन अब आप वो पुराना आंसर याद नहीं रखोगे। पहला कितना याद रखते थे आप लोग? 7516.6 किलोमीटर। ये पहले था ना 7516.6। अब ये बदल चुका, अब ये 11,098.80 किलोमीटर हो चुका है ना। कितना हो चुका है? 1198.81 आई गेस है ना। 81 जो है किलोमीटर के आसपास हो चुका है। ये अब भारत की कुल जो है तट रेखा है। अब आप ये भी सोच लो ना सर, तट रेखा कैसे घटी या बढ़ सकती है? घटी तो नहीं है, बढ़ी है। तो जो ये पहले वाली तट रेखा हम लोग पढ़ते थे, वो जो लगभग कहते हैं ना कि वो जो एस्टिमेट लिया गया था, वो जो नाप ली गई थी, मेजरमेंट लिया गया था, तो 1970s के समय था। उपकरण इतने बड़े, इतने भयानक साधन शायद नहीं रहे हुए सब। तो अब हम लोगों ने जो है नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, अच्छे उपकरणों के माध्यम से एग्जैक्ट जो लोकेशन बता दें, एग्जैक्ट जो मेजरमेंट बता दें, उससे नई मेजरिंग ली है। और नई मेजरिंग के अनुसार 11,098.81 किलोमीटर क्या हो गई है? अब भारत की तट रेखा हो चुकी है। और लगभग हर एक राज्यों में जो है इसकी क्या बढ़ी है? इसकी रेखा बढ़ी है। जैसे मैंने लेट करो, जैसे गुजरात, तो गुजरात में अकेला कितना है? 2340.62 किलोमीटर है। तो भाई 2340.62 किलोमीटर कहां पर है? ये तो अकेले गुजरात में है। तो क्या यहां पर हम लोगों ने जो है नई वृद्धि देखी है? और ये मैं नया रिवाइव्ड आपको क्या बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि जो नया जो है यहाँ पर क्या है, रिवाइज हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। और नदियां देखो कितनी प्यारी हैं। याद नहीं होती जी हमसे, कोई बात नहीं, याद करवाता हूं आज आपको। रफली ऐसा बना लो, ये क्या है? सिंधु नदी है। क्या बना दिया हमने? बना दिया सिंधु नदी। अब सर याद ही नहीं होता, कैसे याद रखना? चलो ये तो याद रहेगा ना कि ये कौन सी, ये इंडस है या ये सिंधु है। और इसके नीचे देखो, हो सकता है कि भाई आपको ये ट्रिक पसंद आए ना आए, ये मैंने आप खुद से बनाई है। तो आप एक ट्रिक बना लो, और ट्रिक में क्या लिख सकते हैं? जैसी रब से इच्छा। रब की इच्छा नहीं, जैसे रब से इच्छा। क्या बोला मैंने? जैसी
रब से इच्छा। अब हो सकता है जी आपको अच्छा लगे, आपको ना अच्छा लगे। तो जैसी में देखो, अब जरा जैसी को इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो जे आएगा पहले। तो यानी सबसे पहले जो इंडस के साथ में नदी मिल रही है तो वो नदी कौन सी आई, जे फॉर झेलम। फिर आई स, तो स में क्या लिखते हैं आप लोग, जैसे मान लीजिए वैसे तो ऐसा आता है, लेकिन स से जो है कौन सी नदी आ सकती है, सर सी लिख सकता हूं मैं क्या यहाँ पर, हाँ भाई लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, सी लिख लीजिए। तो सी से क्या हो जाएगा, जैसी, जैसी, तो सी से मतलब अंग्रेजी वाला सी याद रखना। तो जैसी जैसे आप लोग लिखोगे तो सी मतलब क्या आ जाएगा, चेनाब नदी आ जाएगी। फिर हमने लिखा क्या, रब। अब रब में क्या आया हमारे पास में, र आया, और रा से कौन सी नदी स्टार्ट हो रही है, रावी नदी स्टार्ट हो रही है। तो थर्ड रिवर कौन सी आ गई है, सर ये रावी नदी आ गई है। फिर जैसे रब, अब आया बी, तो सर क्या बी से मुझे क्या लिखना चाहिए, तो भाई बी से आप ब्यास नदी लिख लो। ये क्या हो गया था, इंडस, झेलम, चेनाब, ये क्या था, रावी था, बताओ लिखवाया नहीं आपने। रावी के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास में, है ना, ये रावी आया था ना रा से। फिर क्या आया हमारे पास में, रावी से स, तो सा से कौन सी नदी यहाँ पर आ रही है, दैट इज बियास नदी, है ना। यहाँ पर कौन सी आ रही है, रब, बा आ गया ना। तो र से जो है रावी और बा से जो है बियास। देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था एक बारी को। और ब्यास के बाद अंतिम रूप से जो आ रही है, सबसे लंबी भी कह सकता हूँ इसको, तो वो क्या है, स। तो सा से मतलब सतलुज, सा से क्या आ गया, सतलुज आ गया। तो ये आप लोगों को याद रहेगा, देखो सबसे टॉप में इंडस है, तो फिर आ गया झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। लेट्स सी, झेलम, झेलम ऑप्शन में नहीं है, हटा दो कोई बात नहीं, इंडस है ना, सबसे पहले इंडस आ गई। झेलम नहीं है, चेनाब है, तो दूसरे पे चेनाब, तीसरे में रावी, चौथे में ब्यास, पांचवें में सतलुज। और अगर यहां होता तो चेनाब और इंडस से पहले कौन सी नदी आती, झेलम आती। ऐसे आप लोगों को देखो याद करना होता है, इंडस और झेलम नदी के बीच में एक दोआब बनता है, जिसको कौन सा दोआब कहते हैं, सिंध सागर कहते हैं, यस नो। झेलम और चेनाब के बीच में क्या बनता है, चाज बनता है। चेनाब और रावी के बीच में क्या बनता है, रचना दोआब बनता है। रावी और ब्यास के बीच में क्या बनता है, बारी बनता है। और ब्यास और सतलुज के बीच में क्या बनता है, बिष्ट दोआब बनता है। ये भी आप लोगों को दोआब जो है उसको याद रखना अनिवार्य हो जाता है। तो कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए अभी तक, 77th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। 2-4 और क्वेश्चन है, फटाफट चलते हैं ना, हमारे पास अभी 10 मिनट का टाइम और है क्लास स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। एक्सक्यूज मी। सॉरी इंपॉर्टेंट कॉल था, उठाना पड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, बस थोड़ा टाइम और। नेक्स्ट आते हैं 78th क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे 78th हो गया ना जी, क्लिक, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था। तो गवर्नर जनरल का पद कब आया, देखो सबसे पहले है गवर्नर ऑफ बंगाल, तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहला कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, यही था। फिर उसके बाद क्या आया, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक किस एक्ट के तहत बना, 1833 के एक्ट से बना। फिर भारत का पहला वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग, तो भाई सब में पहला 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 याद रखना। तो पहला भी तू, दूजा भी तू, तीजा भी तू, और ये सब कौन है जी, अलग अलग एक्ट्स के थ्रू आए हैं। तो राइट आंसर विल बी 1833 का चार्टर अधिनियम, है ना। तो राइट आंसर क्या लिखेंगे इसका, डी ऑप्शन लिखेंगे। छठवें शेड्यूल में कौन कौन से जो है राज्य हैं, सीधी बात है, छठवें शेड्यूल में क्या है, सर अदर अदर जो है ट्राइबल एरियाज की बात करता है हमारे पास में, शेड्यूल्ड एरियाज की बात करता है। और अदर शेड्यूल्ड एरिया कैसे याद रखूं, सर आपने बोला था कि एटीएम स्क्वायर याद रखना, एटीएम एम मतलब 2 बार, तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, इसके ऊपर कुछ जाना ही नहीं, है ना। तो छठवीं अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है इन अदर शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है बातें की गई हैं। नेक्स्ट आओ 80th क्वेश्चन, किस घटना के बाद बापू ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया था, मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। ये बात चल रही है 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग वापस लिया था। असहयोग को गांधी ने शुरू कब किया था, सर असहयोग को शुरू किया था गांधी ने एक, गलत तो नहीं जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी, और खत्म कब, 12 फरवरी 1922। क्यों, क्योंकि सर 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई थी, जिस घटना का नाम चोरी छुपे ही सही लेकिन याद रख लेना, उस घटना का नाम था चौरी चौरा इंसिडेंट। और चौरी चौरा इंसिडेंट जो एक हिंसक आंदोलन के रूप में आगे आया था, या घटना के रूप में आगे आया था, जिसके तहत 22 पुलिस कर्मियों को जो है जला दिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा।
तो बापू ने जब कहा था कि भाई हथियार सत्य और अहिंसा है, तो शायद बापू को इससे जो है क्या हुआ, कहीं ना कहीं चोट आहत हुई, और जब चोट पहुंची बापू को तो उन्होंने सोचा कि असहयोग वापस ले लेता हूं, जो कि शायद एक गलत डिसीजन हो सकता था। अब खैर वो तो आप लोग कमेंट में बता भी सकते हो कि कैसा डिसीजन था ना। तो डी आंसर ऑफ 18th इज राइट। गोपुरम और द एंट्रेंस ऑफ टेम्पल इज अ फीचर ऑफ विच टेम्पल आर्किटेक्चर। तो सर गोपुरम कला जो है ना, ये द्रविडियन स्ट्रक्चर्स में होता है, और द्रविडियन आर्ट जो होती है वो साउथ इंडियन आर्ट होती है। तो जो द्रविड़ कला है, मंदिर बनाने की जो द्रविड़ शैली है ना, तो इससे ये स्टार्ट होता है। जैना आर्किटेक्चर नहीं, ठीक है। नॉर्थ की जो आर्किटेक्चर है इसमें क्या बनते हैं सर, इसमें टॉप बनते हैं, पीक बनते हैं, इसमें गोपुरम नहीं होता है। और ये जो है नॉर्थ इंडिया में कौन सी शैली काम करती है, नागर शैली। और मध्य भारत में कौन से आती है, थोड़ा सा उसमें नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का मिश्रण, और थोड़ा सा मिश्रण किसका, साउथ का, तो इसको बेसर शैली कहते हैं। तो मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली पर बने होते हैं। ए लिख लीजिए इसका राइट आंसर। 82, घास का मैदान कौन सा नहीं है जी। तो फर्न कोई घास का मैदान नहीं है, फैन कोई घास का मैदान नहीं है। सवाना घास मैदान है, प्रेयरी है, स्टेप्स है। स्टेप्स के जो मैदान मिलते हैं ये आपको सेंट्रल एशिया में मिलते हैं, मध्य एशिया में। बच्चा बच्चा आंख मूंद कर जो है इसका राइट आंसर बताने का जो है योग्य व्यक्ति मुझे लगता है। अब सवाल ये कि प्रायरीज आपको कहाँ मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगे, साउथ अमेरिका में मिलेंगे, में ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे, बताओ जल्दी से। प्रायरीज सोच लिया, चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्या आते हैं आपके, नॉर्थ अमेरिका। और जब हम लोगों से कोई सावाना टेम्पल्स की बात करेंगे तो अगेन यहाँ नॉर्थ था, यहाँ आप लोग चले जाओ साउथ या ईस्टर्न, और ईस्टर्न साइड में कहा, अफ्रीका जाना। तो ये कहां पर आएगा, सावाना, ईस्टर्न अफ्रीका। अब आप लोगों के लिए सवाल 2-4 हैं, फटाफट याद करने आप लोगों ने। जैसे अगर मुझसे लैनोस पूछता है तो लैनोस कहां पर मिलता है, आंसर करना है। अगर हमसे पूछ लेता है डाउन्स, तो डाउन्स कहां पर मिलते हैं, ये आप लोगों ने मुझे आंसर में बताना है। इसी प्रकार से हमसे पूछ लेता है, सवाना हो गया है, क्या रह गया, सेल्वास। तो सेल्वास कहां पर मिलता है, आंसर कर पाओगे, हाँ ना में जवाब देना। फॉर एन एग्जांपल जैसे क्या सर, लानोस हमें मिलते हैं वेनेजुएला में, सेल्वास हमें कहाँ मिलते हैं, अमेजन वाला जो एरिया ना, तो अमेजन नदी वाले क्षेत्र में मिल जाते हैं। और अगर हमसे बात पूछना है आप किसका, दैट इज ऑफ डाउन्स, तो डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। बस ये 2-4 बातें याद रख लेना आप लोग ना। कंपास हो गया ब्राजील में, तो लाइक दैट आप लोगों को 2-4 आंसर्स यहाँ से भी मिल जाते हैं। 83rd पे आओ, भारत में सबसे अधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है। देखो जी, भारत में जो है आप सबसे पहले जानते हैं कोई दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है ना, ये हमारे पास में मान लीजिए साउथ है ना, तो ये जो है क्या है आपका दक्षिण है ना, ये वाला जो पार्ट है, तो दक्षिण पश्चिम साउथ जो मानसून है ये सबसे पहले केरल को हिट करता है, और लगभग केरल को हिट कब करता है, 1 जून को। तो 1 जून को केरल को हिट करने के बाद यहाँ से फिर जो है ये बाकी और जो है बढ़ता है, फिर बाकी जो है भारत की ओर जो है ये क्या होता है, ये मानसून आगे बढ़ता है। तो राइट आंसर हमें क्या लिखना चाहिए, साउथ वेस्ट मानसून लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 84th, फेडरल कोर्ट का गठन किस अधिनियम ने हुआ। फेडरल कोर्ट लागू कब से हुआ था, 1937 में। और 1937 के जस्ट पहले कौन सा एक्ट आएगा, 1935 का। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है इसने संघीय न्यायालय बनाने की घोषणा की। ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए। राइट, ऑप्शन नंबर सी जो है आप इसका सही जवाब लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरे प्यारे मित्रों, कह रहा है कि कौन सा गलत है। इंटर स्टेट काउंसिल 263 सही है। फाइनेंशियल कमीशन आर्टिकल 280A। अब आप एक्साइटमेंट में बोले कि ये सही है, मेरे ख्याल से गलत है। क्यों गलत है सर, ए नहीं लिखना चाहिए, कॉ कहीं पर है ही नहीं, 280 लिखना चाहिए था ओनली, बाकी तो सब ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो है 323A में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315 के भीतर लिखा गया है, तो ये भी अपने आप में सही कथन है। लेकिन बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑफ ए ने लिखना चाहिए था फाइनेंस कमीशन में। 280 में है जी भारत का वित्त आयोग। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन ने कितने हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना है उनके पद से, तो कम से कम 14 दिन पहले तो उनको पूर्व में एक नोटिस भेजना पड़ेगा, और जो प्रस्ताव आप ला रहे हो उस पर कम से कम 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए, सिग्नेचर, यानी कि उसके जो है हस्ताक्षर, सिग्नेचर्स होने जो है जरूरी हो जाते हैं। राइट, सो इसलिए राइट आंसर क्या लिखना आपने, 1/4 सदस्यों का सही आंसर लिखना होता है। 87th पे आओ, When was the National Development Council formed? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी 6 अगस्त 1952 को। तो राइट आंसर इसका डी लिख लेना। कई बार मैं बता चुका हूं, तो भाई बार बार एक ही चीज रिपीट करके फायदा नहीं है। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में कितना जो है पॉवर्टी रेट था।
सुरेश तेंदुलकर कमेटी का गठन कब हुआ था सर? 2004 के आसपास हुआ था। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने हालांकि रिपोर्ट जो है बहुत टाइम बाद सौंपी, लेट में सौंपी, लेकिन जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो कहता था कि 21.92% जो लोग हैं वो 2011-12 में क्या है, गरीब हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को खारिज कौन करते हैं? इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं रंगराजन समिति। और रंगराजन समिति लिखती है कि 2011-12 में जो वास्तव में गरीबी का स्तर था वो जो है 29.32 के आसपास था, न बल्कि 21। तो 21 पूछा तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी का ये जो है कहना है। और अगर हमसे पूछेगा किसका, रंगराजन कमेटी का, तो रंगराजन ने 29.32% के हिसाब से हमें रेट बता रखा है गरीबी का, राइट। चलिए, कौन सा विकल्प सही है? 6th 5 ईयर प्लान राजीव गांधी था? नहीं, इंदिरा गांधी थी। 5th 5 ईयर प्लान में इंदिरा गांधी थी, ये सही है। 4th 5 ईयर प्लान में जो है यहाँ पर क्या जवाहरलाल नेहरू साहब थे? नहीं सर, पंडित नेहरू जी की बात यहाँ पर आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इस समय कौन है, राजीव गांधी, सॉरी कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, 4th पढ़ रहे हैं ना, तो 4th में कौन आ जाएगा यहाँ पर, इंदिरा गांधी वंस अगेन जो है ये आ जाएंगी। और अगर लास्ट पूछेगा 7th 5 ईयर प्लान, तो इस समय कौन आ जाएंगे, राजीव गांधी जी आ जाएंगे। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। सही बताना था तो इंदिरा गांधी जो है वो सही है, बाकी सब गलत है। 19th क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? ओलंपिक देखो, अब यहाँ क्या पूछा है, स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता हमें मिली 1947 में, तो यानी कि हमारे लिए इजी हो गया 1948 में। वैसे भारत अपना पहला जो गोल्ड मेडल लाया था वो लाया था 1928 में। और 28 में कौन सा हुआ था सर? एम्स्टर्डम में हुआ था ओलंपिक, वहां पर भारत को जो है गोल्ड मिला था। फिर 28 के बाद 32 में, 36 में, 48 में, है ना, 32 में, 36 में, 48 में, 1952 में भी हम लोग जो है गोल्ड मेडल ला चुके हैं, 1956 में, 1964 में, और लास्ट में 1980 में हम लोग क्या ला चुके हैं, हॉकी में गोल्ड मेडल ला चुके हैं। ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। 19th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां कह रहा है कि भाई प्रश्न चिन्ह को बताओ कि कौन सा जो है अगला जो है इसमें सही होगा। एक बार आप सारे ऑप्शंस को देखिए। करना क्या है जी आपने, सर हमारे लिए इजी क्वेश्चन बना है, कैसे बना है समझो मेरी बात। आप क्या करो, 12 में से 10 सॉरी 20 में से जो है कितना माइनस कर दो, ये आ रहा ना, नहीं कहाँ चले गया, हाँ ठीक है। तो इसमें माइनस क्या करो आप लोग, 20 में से माइनस 8 करो। तो 20 में से 8 गई, कितने बचे, 12 बचे। और ऐसे 28 में से जो है माइनस 8 कर दो, कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। ऐसे ही देखो, ऐसा ही देखो, 19 में क्या कर दो, अब माइनस करो चाहे प्लस करो ना, अगर 19 में हम प्लस 2 कर दे तो 21 हो जाएगा। और ऐसे ही 17 में अगर हम लोग प्लस 2 कर देंगे तो 19 हो जाएगा। ऐसा ना समझो तो 21 में से माइनस 2 करो 19, और 19 में से माइनस 2 करो 17, वही बात आ रही है। 31 में से माइनस 10 करो, कितना आएगा, 21, और 21 में माइनस 10 करो, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमें क्वेश्चन मार्क पे देखना था, तो क्वेश्चन मार्क पे राइट आंसर क्या दिख रहा है मुझे, दिख रहा है जी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 17 है। अगला क्वेश्चन, कुछ लोग कह रहे थे सर ये अधूरा क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन पूरा है, इसको बनाना पड़ेगा। समझो मेरी बात को, क्या इसमें कह रहा है। एक तरफ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हाँ जी सर दिए हैं, चलो लेट्स सी क्या कह रहा है। सबसे पहला कह रहा है कि ऑल बर्ड्स आर काउज, ऑल बर्ड्स आर काउज, सभी जो है पक्षी क्या है, ये हमारे पास में क्या है, गाय है, ये पहला कहा इसने। दूसरा, सम काउज आर चिकन, क्या कह रहा है, काउ, काउ ये है ना, तो मैं यहां बना देता हूं, सम काउज आर चिकन, राइट, होल्ड ऑन। फिर क्या कह रहा है, सम डॉग्स आर बर्ड्स, यहां बर्ड्स से तो मैं अलग से इसके लिए बना लेता हूं, सम डॉग्स आर बर्ड्स, लेट कीजिए दीज आर द डॉग्स। अब जरा इसमें कथन पढ़ते हैं ना, अगर ऐसा बनता है तो कथन देखो, कंक्लूजन क्या निकला, देखो कुछ कुत्ते पक्षी हैं, है ना। अब यहां देखो, सम डॉग्स आर चिकन, चिकन बहुत दूर है गया, डॉग्स चिकन नहीं है, पहला कथन मुझे गलत नजर आता है। नो चिकन इज बर्ड, चिकन जो है बर्ड नहीं है ना, नो चिकन, कोई मुर्गी पक्षी नहीं है, कोई मुर्गी क्या नहीं है, वो पक्षी नहीं है। लेकिन भाई ऑल बर्ड्स आर काउज, ये लिखा था ना कि सभी पक्षी गाय हैं, तो अगर पक्षी गाय हैं तो ये गाय में तो आ रहा है, तो नो चिकन्स इज अ बर्ड, ये गलत है। जबकि कह रहा है सम काउज आर डॉग्स, सम काउज, ये काउज से सम काउज आर डॉग्स, डॉग्स में इंक्लूडेड है, तो मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए। आप लोग भी प्रयास कीजिए और मुझे आंसर दीजिए कि क्या आप लोगों को सही इसका राइट आंसर लगता है। तो राइट आंसर मेरे हिसाब से क्या बनता है, इसका ऑप्शन नंबर 3 बनता है, राइट। अब इसमें जो है आप लोग याद करना। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है जी, अब आपको लग रहा है टफ है, टफ का तो ही नहीं है। जैसे ये लिखा है ना सुपर वॉश, तो हम हर किसी में क्या करते हैं, +2 कर देते हैं। जैसे ऐसे ABCDEFGHIJKLMNO PQR S S T U, S में क्या कर दो, T और U, दो हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो STU। तो जैसे हम दूसरे पे आए U पे, तो U लिख दिया।
ऐसे ही जो है डब्ल्यू आ जाएगा यू के बाद, है ना, यू वी डब्ल्यू। तो यानी कि हर किसी में हम क्या कर रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं, है ना, दूसरा देख रहे हैं कि भाई उसके बाद दूसरा कौन सा आ रहा है। तो ऐसा अगर आप लोग मिलाते रहोगे तो हमारे पास में ये बनेगा। और ऐसे ही जब आप लोग इसमें +2 का फॉर्मूला जोड़ोगे तो ए बी सी, सबसे पहले क्या आएगा सी, ठीक है, एन ओ पी, फिर क्या आएगा पी, एस टी यू वी, फिर इसके बाद क्या आ रहा है वी। तो यानी कि सी पी वी, ऐसा करते 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 जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो राइट आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए निकलेगा। इसको सॉल्व करना, नहीं निकले तो बताना, जरूर इस पे पूरा बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आप कमेंट जरूर किया करोगे लास्ट वीडियो का ये वाला समझ में आया। एक ही पाशे को 3 अलग अलग स्थितियों में दर्शाया गया है ना। इसमें पूछ रहा है कि 6 के अपोजिट, 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर क्या आना चाहिए। करो कुछ नहीं, इसको देखो कॉमन लीजिए। जैसे हम कॉमन में 2 लेते हैं, कौन सा लिया हमने, 145 वाला लिया, है ना, 145 नहीं समझे। जैसे इसका कॉमन लिया हमने 1 4 एंड 5, और दूसरा कौन सा कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 1 3 2 ले सकते हैं। कौन सा, 1 3 2 ले सकते हैं, 1 3 और 2 ले सकते हैं। तो 1 से 1 वैसे कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें एक और चीज भी ऐसा भी रख सकते हो, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, बचा क्या 6। तो 6 के अपोजिट में हमारे पास में क्या बच रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी कि ये क्या बच रहा है हमारा, 1 बच रहा है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 94th ऑप्शन बी। 95th क्या निकलेगा इसका आंसर, आप लोग स्वयं से निकालना, समय की थोड़ी पाबंदी हो गई। वाई बी की माँ है, बी का विवाह, अच्छा इसमें देखो इंग्लिश में पढ़ो, यहाँ पर स्किप हो गया। बी का विवाह किससे हुआ है, बी इज मैरिड टू सी, तो बी का विवाह सी से हुआ है। एक्स इज द फादर ऑफ सी, जे इज द ओनली सन ऑफ एक्स, के इज द ओनली चाइल्ड ऑफ जे, हाउ बी इज रिलेटेड टू द जे। तो बी और जे का रिश्ता किससे निकल रहा है, ब्रदर इन लॉ का निकल रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है आप इसका राइट आंसर जो है लिख सकेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट इसका इमेज देखो कौन सी बनेगी। भाई आपको ये तो मिरर इमेज ड्रॉ ही करना पड़ेगा, और ड्रॉ करने के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, है ना। मिरर जब आप लोग इमेज देखोगे तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है, 8 व्यक्ति डी ई एम पी टी डब्ल्यू वाई और जेड जो है एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। डी पंक्ति के बाईं सिरे से तीसरे स्थान पर है, डी और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। पी जेड के, ये 2 मत समझना, ये गलत हो रखा है यहाँ पर। पी जो है वो जेड के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठता है, और पी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। तो ई वाई के दाईं और ठीक बगल में बैठता है, एम पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठता है। तो पंक्ति के दाएं सिरे से टी का क्या स्थान होगा, थोड़ा सा डिटेलिंग है ना, समय खा गया मुझे, लेकिन मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी लिखना है तीसरा। प्रयास करना, आज देखो क्लास का टाइम हो गया, बच्चे बाहर खड़े हो गए, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में चल रहा हूँ, है ना, वरना मैं फिर कह रहा हूँ नहीं, अगर आपसे हो पाएगा सॉल्व वो बता देना, कमेंट कर लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जो भी हम सेशन करेंगे मैं ये वाले आपको थोड़ा डिटेलिंग बता दूंगा। तो राइट आंसर क्या लिखोगे इसका, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तीसरा स्थान, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में दूसरा है, और ऑप्शन नंबर सी, सी लिखना इसका तीसरा स्थान आएगा। इसका राइट इमेज क्या निकलेगा भाई, देखो पेपर कटिंग को लेकर ये थोड़ा डिटेल सवाल है, तो पेपर कटिंग के बाद जो नेक्स्ट इमेज बननी चाहिए वो बननी चाहिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एंड 100th क्वेश्चन जो है, सॉरी 99th क्वेश्चन जो है, इसमें किस लॉजिक ने काम किया। सर देखो जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन पेपर में किया था, अगर आपको याद होगा, क्या करो आप लोग इसमें देखो, इसमें इंटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका, देखो आप क्या करना, इसमें फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड मल्टीप्लाई बाय 5 कॉमन रखना मल्टीप्लाई में। तो जब आप 13 गुणा 6 करोगे तो उसमें इंटू 5 करना, 13 गुणा 6 गुणा 5, तो इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 390 निकलेगा। ऐसे ही जो है 9 गुणा 4 गुणा 5 180 निकलेगा। और ऐसे आप क्या करना, 11 गुणा 7 11 7 77, और 77 गुणा 5 करेंगे तो 77 गुणा 5 कितना आएगा, 385 आएगा। नहीं यकीन हो, कैलसी करना है कैलसी कर लो, हाथ से करना है हाथ से सॉल्व कर लो, आंसर विल बी द डी। बस फॉर्मूला याद रखना कि पहले का गुणा डी के साथ में, और इनटू किससे कर दिया हमने, 5 से इसको जो है सॉल्व कर दिया। वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ 100 सर्जरी, इसमें भी देखो सेम फॉर्मूला वर्क करना, इसमें सेम फॉर्मूला रखना। कौन सा वाला, देखो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के नंबर पी क्यू आर एस, एस के बाद क्या आता है टी, तो इसमें जो है एक एक अक्षर छोड़ने, एस के बाद +1 का फॉर्मूला आ जाएगा, यू के बाद +1 में वी, आर के बाद एस, जी के बाद एच, ई के बाद एफ, आर के बाद एस, जेड वाई के बाद जेड, ऐसे ही जो है यहाँ पर आएगा, और ऐसे ही जो है सोसाइटी में लिखोगे। तो जब आप इसका सोल्यूशन करोगे तो सोल्यूशन के रूप में क्या सही निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी निकलेगा। इसमें भी जो है +1 का, जैसे एस के बाद टी, ओ के बाद पी, सी के बाद डी, आई के बाद जे, ई के बाद एफ, टी के बाद यू और वाई के बाद जेड, तो
तो यानी राइट आंसर क्या निकल रहा है, ऑप्शन नंबर बी निकल रहा है। तो ये हमारा हो गया सेट नंबर 37 का कंप्लीट, है ना। एंड आई रियली होप सो गाइस ये आपको चीज़ें समझ आई हैं। अगर समझ आती हैं तो आपको पता है करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। देन मिलते हैं आपसे कल। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।